नमस्कार। मेरा नाम है वसीम और आपका क्राइम की कहानी में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बिहार के सिवान से लेती है। बिहार का यह वही सिवान जिला है जिसने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया, और वही इस जिले ने मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली नेता को भी जन्म दिया, जो 2 बार के विधायक और 4 बार के सांसद रहे हैं। आज की हमारी कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के जीवन और उनके अपराधों के बारे में है। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। उन्हें सिवान में कई नाम से जाना जाता था। उन्हें कोई सिवान का सुल्तान कहता था, तो कोई उन्हें साहिब कहता था, कोई उन्हें एक तरह से साहिब AK-47 वाला कहता था, तो कोई उन्हें गरीबों और से लूट कर अमीरों में पैसा बांटने वाला रॉबिन हुड के नाम से जानता था। एक ऐसा समय था जब सीवान जिले में शहाबुद्दीन का रुतबा बोला करता था। लोग शहाबुद्दीन का नाम सुनकर के कांप जाते थे। शहाबुद्दीन ने सीवान में एक ऐसा आतंक फैलाया था कि लोग रात के 8 बजे के बाद अपने घरों से निकलते ही नहीं थे। डॉक्टर शहाबुद्दीन के नाम से डर के होने के वजह से मात्र 50 रुपया फीस लेते थे। बताते हैं कि शहाबुद्दीन का एक समय ऐसा था कि सिवान के हर दुकान वाले साहब को शहाबुद्दीन की फोटो रखनी पड़ती थी। डर से लोग रखते भी थे और दुकान खोलने के बाद लोग उनकी फोटो पर अगरबत्ती भी दिखाते थे। डर का माहौल ऐसा था कि कोई विरोधी पार्टी चुनाव में अपने बैनर, पोस्टर या झंडे नहीं लगा सकती थी, अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी। अगर कोई भी यह गुस्ताखी कर देता गलती से, तो साहब उनका बुरा हाल कर देते थे। सिवान में खुद सरकार डरती थी, खुद कानून शहाबुद्दीन के यहाँ जनता दरबार लगाती थी, जहां शहाबुद्दीन के एक इशारे पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती थी, चाहे वो जमीन से जुड़ी हो या फिर शादी ब्याह से। कहते हैं कि शहाबुद्दीन के इस तरह की जनता दरबार में एक पुलिसकर्मी भी अपने प्रमोशन की अर्जी लेकर के पहुंचे। तब शहाबुद्दीन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन करके उस पुलिसकर्मी का प्रमोशन करवा दिया। सोचिए उस पुलिसकर्मी महोदय के बारे में कि आगे चल करके उन्होंने बिहार का, लोगों का या देश का कितना भला किया होगा। सिवान में तानाशाही सरकार चलाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव के एक रईस परिवार में हुआ था। उसके बाद 1980 में DAV कॉलेज में राजनीति में कदम रखने वाले शहाबुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माली के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़कर अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाई थी, मतलब प्रेजेंटेशन करवाई थी। राजनीति शास्त्र को उसके बाद HD करने वाले शहाबुद्दीन ने हिना साहिबा से शादी की और एक बेटे और 2 बेटियों के पिता बने। शहाबुद्दीन के अपराध जगत और राजनीति में कदम रखने की कहानी DAV कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही शुरू हो गई थी। साल 1986 में करीब 18 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के खिलाफ हुसैनगंज थाने में पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। शहाबुद्दीन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला था। इसके बाद तो शहाबुद्दीन ने कभी पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन चर्चित होते गए और वो इतने चर्चित होते गए कि हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन को हिस्ट्री शीटर टाइप A अपराधी घोषित कर दिया गया। टाइप A अपराधी उसे कहते हैं जिसमें सुधार होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। तो इस तरह बहुत कम उम्र में ही अपराधी जगत का एक जाना माना नाम बन गया। 23 साल की उम्र में, सिर्फ महज 23 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के पहली बार विधायक बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि 1985 में जब त्रिभुवन नारायण सिंह कांग्रेस पार्टी के जीरादेई के विधायक चुने गए, तब उस समय शहाबुद्दीन एक आपराधिक मामले की पैरवी करवाने के लिए उनके पास पहुंचे। तब त्रिभुवन सिंह ने शहाबुद्दीन को साफ साफ कह दिया कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी बिल्कुल नहीं करता।
इसके बाद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ गया। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से शहाबुद्दीन को विधायक बनने की बात मन में कैद कर गई। इसी घटना के बाद शहाबुद्दीन विधायक बनने का एक जुनून सवार हो गया। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीरादेई से विधायक के लिए खड़े हो गए। इस चुनाव के वक्त वो जेल में थे। शहाबुद्दीन उस चुनाव में हर तरह के पात्रा आजमाए। बताया जाता है कि 5000 से अधिक फर्जी वोटिंग हुई। आखिरकार जेल में रहते हुए ही वो चुनाव जीत गए और इस जीत के साथ सीवान जिले में बिहार का एक नया दौर शुरू हुआ, डर का, गुंडई का, अपहरण का और हत्याओं का। माफिया डॉन शहाबुद्दीन पर सोने का सुहागा तो तब हुआ जब शहाबुद्दीन के साथ मिला लालू प्रसाद यादव का। कानून प्रशासन सब साहिब के आगे घुटने टेक दिए। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को जीरादेई सीट के लिए टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन एक बार फिर से विधायक बने। शहाबुद्दीन की ताकत और रुतबे के साथ अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से शहाबुद्दीन को 1996 में लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। शहाबुद्दीन ने एक बार फिर से जीत दर्ज हासिल की और लोकसभा तक पहुंच गए। इस जीत के पीछे की भी अपनी एक अलग कहानी है। इस चुनाव में कई बोगस वोटिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन को तब गुस्सा आ गया जब उन्हें पता चला कि इस बूथों पर उनके खिलाफ कई लोगों ने वोटिंग किया था। उसके बाद बताया जाता है कि शहाबुद्दीन अपने हथियार बंद आदमियों के साथ विरोधी पार्टी को वोट देने वाले वोटरों को सजा देने के लिए निकल गए। बवाल होने का अंदेशा एक एसपी सिंघल को इसकी खबर लगती है। उसके बाद सिंघल उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। बवाल होने का अंदेशा लगाकर वो एक पुलिस के सामने शहाबुद्दीन को रोकने चले गए। एक जगह शहाबुद्दीन और एसपी सिंघल की भिड़ंत हो गई। शहाबुद्दीन के हथियार बंद आदमियों ने एसपी सिंघल को मार डालने के लिए दौड़ा। AK-47 से एसपी सिंघल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। किसी तरह एसपी सिंघल वहां से अपनी जान बचा करके निकल गए। शहाबुद्दीन की ताकत तब और बढ़ गई जब लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर साल 1997 में आरजेडी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल। बिहार की सत्ता पर काबिज भी हो गए और 1996 से लेकर के 2009 तक लगातार 4 बार के सिवान के सांसद रहे। इस बीच सिवान जिले में शहाबुद्दीन बेलगाम अपनी तानाशाही सरकार चलाने लगे। सिवान जिले में शहाबुद्दीन की जो पार्टी को उसका जो विरोधी पार्टी थी, टक्कर देती थी, वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। शहाबुद्दीन और मेल कार्यकर्ताओं और सपोर्टरों के बीच के रंजिश की कहानी बहुत पुरानी थी। बताते हैं कि साल 1993 से साल 2001 के बीच माली के 18 समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इस रंजिश में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। साल 1996 में बकरीद के समय पर माली के नेता गुलाम हैदर के घर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके बुजुर्ग पिता और रिश्तेदार और गुलाम हैदर की 3 साल की बेटी को बेरहम तरीका से मार दिया। इन हत्याओं का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। माली नेताओं की हुई हत्या की सूची में एक और चर्चित नाम था जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू। चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू का शहाबुद्दीन के हिसाब से चंद्रशेखर का उनके भाई के जैसे रिश्ता था, लेकिन सच इससे बिल्कुल विपरीत था। साल 1997 में चंद्रशेखर ने बिहार की राजनीति में उतरने का मन बना लिया, जो शहाबुद्दीन को वह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने चंद्रशेखर की कहा कि तुम सिवान आओ, पर घूमने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, ना कि यहाँ राजनीति करने के लिए। चंद्रशेखर नहीं माने। वो सिवान गए और निडर होकर के नुक्कड़ सभाएं करने लगे। इसका अंजाम यह हुआ कि 31 मार्च 1997 को आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के आदमियों ने चंद्रशेखर प्रसाद और उनके साथ ही श्याम नारायण सिंह पर जेपी रोड पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। चंद्रशेखर की विधवा मां कौशल्या देवी अब तो खैर नहीं रही इस दुनिया में।
लेकिन वो जब तक रही अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए निडर होकर शहाबुद्दीन से लड़ती रही। शहाबुद्दीन ने आगे चलकर 1999 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता का अपहरण करवा लिया था। शहाबुद्दीन ने उनकी हत्या करवा दी। छोटे लाल गुप्ता का जो उनका शव था वो कभी बरामद ही नहीं किया जा सका। आगे चल करके छोटेलाल अपहरण और हत्याकांड मामला शहाबुद्दीन के गले की हड्डी बन गई। कहते हैं कि शहाबुद्दीन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो लालू प्रसाद यादव के सामने बैठता तो उस समय भी उनकी पिस्तौल उनके कमर में बंधी रहती थी। ऐसी हिम्मत शहाबुद्दीन के अलावा किसी और के पास नहीं थी। साल 2001 के मार्च का महीना था। उस समय मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थी। साहब को उस समय स्कूल का एक दौरा कर रहे थे। इस दौरे का उद्देश्य था कि नकल को रोकना। अब दुर्भाग्य देखिए, सिवान का भविष्य सांसद साहब के साथ चल रहे उनके गुंडा सवारने निकले थे। उस समय वांटेड अपराधी मनोज कुमार पप्पू भी सांसद साहब के साथ स्कूल निरीक्षण के लिए निकला था। उस समय के सिवान के डीएसपी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन और वांटेड मनोज कुमार पप्पू के स्कूल को निरीक्षण करने की खबर लगी। वह तुरंत उस स्कूल में पहुंचे जहां सांसद साहब मौजूद थे। उन्होंने शहाबुद्दीन के इस कदम का विरोध किया और अपराधी मनोज कुमार को गिरफ्तार करने लगे। इसके बाद शहाबुद्दीन और संजीव कुमार में नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद शहाबुद्दीन ने सबके सामने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। संजीव कुमार उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि खून का घूंट पी करके तो रह गए, पर इस थप्पड़ ने पुलिस की सिवान के पुलिस की लाचारी और बेबसी से कैद को आजाद कर दिया। हर पुलिस वाला थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। यह खबर किसी भी अखबार या न्यूज की हेडलाइन नहीं बन पाई। वजह थी साहब का डर। सिवान के तत्कालीन एसपी बच्चो सिंह मीना ने शहाबुद्दीन को सबक सिखाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से भी पुलिस बल मंगाई गई। जिसके बाद बिना किसी को खबर किए पुलिस टीम पहुंच गई सांसद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में। जैसे ही शहाबुद्दीन को यह बात पता चली, शहाबुद्दीन और उनके आदमियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और दूसरी तरफ से पुलिस की भी फायरिंग होने लगी। कहा जाता है कि दोनों तरफ से 1000 राउंड की फायरिंग हुई, तो कोई कहता है 2000 और कोई 4000 तक की बातें करता है। शहाबुद्दीन के लोगों ने AK-47 बंदूक के सामने पुलिस की बंदूकें उतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी। फिर भी पुलिस ने जबरदस्त अपनी हिम्मत दिखाई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं शहाबुद्दीन के 8 लोग मारे गए। इस मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन गायब हो गए। उन्होंने एसपी बच्चो सिंह मीना को जान से मार डालने की कसम खाई। घटना स्थल से पुलिस को AK-47 राइफल और दूसरे कई हथियार भी बरामद किए। इस मुठभेड़ के बाद कहां राज्य सरकार को शहाबुद्दीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टे बिहार सरकार ने एसपी बच्चू सिंह मीना सहित कई वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को तबादला करा दिया। साहेब का वर्चस्व सिवान में लगातार कायम रहे। कुछ इस तरह ऐसे भी लोग जो थे जो जिसपे उनका जोर नहीं चल पाया। उसमें एक था ओम प्रकाश यादव। बात कर रहा हूं ओम प्रकाश यादव की। वह आदमी जो जिला परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। ओम प्रकाश वह चुनाव जीत भी गए। थोड़ी हिम्मत आई, 2 बार के चेयरमैन के चुनाव में भी शहाबुद्दीन के प्रत्याशी के सामने वो खड़े हुए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। शहाबुद्दीन की नजर पहले से ही ओम प्रकाश यादव पर थी। शहाबुद्दीन के अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि उन्हें कोई चुनौती कैसे दे सकता है। कहते हैं कि इस चुनाव के बाद शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश यादव को बहुत मारा। अपनी पिटाई के बाद ओम प्रकाश यादव ने अपनी पत्नी को कसम दिलाई कि तुम तब तक मंगलसूत्र नहीं पहनोगी, तब तक अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाओगी, जब तक मैं शहाबुद्दीन के साम्राज्य को खत्म नहीं कर दूंगा। साल 2003 में डीपी ओझा डीजीपी बने। हालांकि वह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, फिर भी उन्होंने शहाबुद्दीन के ऊपर लगाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने शहाबुद्दीन के कई पुराने मामले को खोल दिया, जिसमें उसकी 100 पन्ने की एक रिपोर्ट भी दर्ज थी, जो यह बता रही थी कि शहाबुद्दीन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है। वहीं 2003 में डीजीपी ओझा के चलते शहाबुद्दीन को
1999 में सीपीआई वाली माली कार्यकर्ताओं के अपहरण और हत्या वाले मामले में हिरासत में ले लिया गया। एक समारोह में डीजीपी ओझा ने यहां तक कह दिया कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथ में सत्ता डाल दी है और सत्ता से जुड़े नेता भी जेल में बंद अपराधी सरगना के चरण छूने पहुंच जाते हैं। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही डीजीपी ओझा के ट्रांसफर के आदेश आ गए और उन्होंने तबादला न लेकर समय से पहले ही अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले में टिप्पणी की और कहा कि डीजीपी ओझा आचार संहिता की सीमा को लांघ गए हैं। उनको डीजीपी बनाकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो ऐसे आदमी हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खैर, साल 2004 आया। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, शहाबुद्दीन मेडिकल के आधार पर दोबारा से जेल से अस्पताल शिफ्ट हो गए। अस्पताल को चुनाव का मैदान बना दिया गया, लेकिन जैसे ही पटना हाईकोर्ट को इसकी खबर लगी, उसके बाद उन्होंने तुरंत ही उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया और उन्होंने सिवान के एसपी से कहा कि उनको जल्द ही हिरासत में भेज दिया जाए। उधर ओम प्रकाश यादव की हिम्मत देख करके जदयू ने उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के खिलाफ अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया। चुनाव हुए और उस चुनाव में करीब 500 से ज्यादा बूथ लूट लिए गए। आरोप लगा शहाबुद्दीन पर, दोबारा चुनाव कराए गए, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदले। शहाबुद्दीन एक बार फिर से सिवान के सांसद चुने गए। ओम प्रकाश यादव और जदयू के कई कार्यकर्ता इस चुनाव की बलि चढ़ गए। अब इसके बाद सिवान का तेजाब कांड आता है। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब चलते हैं अगले पक्ष की तरफ। हालांकि इसकी कहानी इतनी लंबी है कि एक वीडियो में इसको समेट पाना तो नामुमकिन जैसा ही लगता है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, तेजाब कांड की तरफ। इसके बाद सिवान का एक तेजाब कांड आता है जो साहब के जीवन की एक बड़ी भूल साबित हुई। सिवान जिले में चंदा बाबू अपने पत्नी और 2 बेटियां और 4 बेटों के साथ रह रहे थे। उनका एक बेटा विकलांग है। उन्होंने एक मकान बनवाया था। वो मकान बनवा ही रहे थे कि वो अपनी उसी में एक नई दुकान भी खोल रहे थे। दुकान के उद्घाटन के लिए उन्होंने शहाबुद्दीन को बुलाया था। अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि शहाबुद्दीन के लिए उसके मन में कितनी इज्जत थी और इसके विपरीत क्या थी। खैर, उन्होंने शहाबुद्दीन को बुलाया। चंदा बाबू का मकान सिवान में काफी अच्छी लोकेशन पर था। अब चंदा बाबू के अनुसार साहिब को उसका मकान और जमीन पसंद आ गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साहब ने चंदा बाबू के लड़के के पास फोन करके 2 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका घर तभी बन पाएगा जब वो 2 लाख देंगे। 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के दुकान पर शहाबुद्दीन के आदमी 2 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच गए। उस दिन चंदा बाबू पटना गए हुए थे। उनके बेटे ने कहा कि जब वो आएंगे, पापा आएंगे तो पैसे दे दिया जाएगा। इस बात पर साहब के आदमियों ने चंदा बाबू के लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। और तो और उन लोगों ने दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी निकाल लिए। पैसे मिलने के बाद भी वो लोग चंदा बाबू के लड़के को मारते रहे, पीटते रहे। भाई को पिटता हुआ देख चंदा बाबू के एक लड़के सतीश ने घर के वॉशरूम साफ करने वाले तेजाब लाकर उन बदमाशों के ऊपर फेंक दिया। उस समय तो बदमाश वहां से भाग गए, पर बाद में उसी दिन उन्होंने चंदा बाबू के तीनों लड़कों सतीश, गिरीश और राजीव को पकड़ करके शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लेकर के चले गए। वहां सतीश और गिरीश को पहले रस्सी से बांधा गया, फिर उसके बड़े भाई राजीव रोशन के सामने दोनों भाइयों को तेजाब से नहला कर मार दिया गया। फिर दोनों भाई की लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया गया। साहब के आदमियों ने राजीव को बचा के रखा था ताकि चंदा बाबू से और भी पैसे वसूला जा सके, उसका मकान हड़पा जा सके। लेकिन यही एक साहब की भूल थी। वो किसी तरह अपनी जान गंवाने से बच करके एक ट्रक में छुप कर, गन्ने के ट्रक में छुप करके उन लोगों के चंगुल से बच करके बाहर भाग निकला। घर वाले भी शहाबुद्दीन के डर से सिवान छोड़ करके भाग गए। इधर चंदा बाबू भी इधर उधर मारे फिरते रहे, सिवान नहीं गए। मदद के लिए कई नेताओं से मिले, पर कोई शहाबुद्दीन के डर के सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं की। खैर, तमाम धमकियों के बावजूद चंदा बाबू और उनके बेटे राजीव ने अपने भाइयों के लिए अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। साल 2005 में, उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था।
तब सिवान के डीएसपी के अनिल और एसपी रतन संजय 24 अप्रैल 2005 को रतन संजय और के अनिल ने सुबह 4 बजे शहाबुद्दीन के घर पर छापा मार दिया। आसपास के घरों की भी तलाशी हुई। सुबह से रात तक छापेमारी चलती रही। छापेमारी में पुलिस को शहाबुद्दीन के घर से गोले, नाइट विजन डिवाइस, कई पिस्तौल और पाकिस्तान में बने हथियार भी मिले। इतना ही नहीं, उनके घर से हिरन और शेर के खाल भी बरामद हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में फरवरी साल 2006 में पब्लिश हुई न्यूज के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस से शहाबुद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी से संबंध होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन को साल 2000 में के शुरुआत में कुपवाड़ा से हथियारों की 2 खेप मिली थी, जिसमें AK-47 राइफल भी शामिल थे। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया था। उन्होंने खुलासा किया कि शहाबुद्दीन ने 3 बार कुपवाड़ा शहर का दौरा किया था, जिस दौरान उसने हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए एक सौदा तय किया गया था। 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली से शहाबुद्दीन को उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। उस समय वो संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए थे। इसके बाद शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया गया। साल 2007 के में अदालत ने शहाबुद्दीन को कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। वहीं 2007 में ही 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मेल के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या में अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। साल 2009 का लोकसभा चुनाव आया, पर शहाबुद्दीन इस चुनाव में खड़े नहीं हो पाए क्योंकि अदालत ने उसके चुनाव पे रोक लगा दी थी। इसके लिए शहाबुद्दीन ने कुछ लोगों के साथ चुनाव में अपनी पत्नी हिना साहिबा को खड़ा कर दिया। हालांकि हिना साहिबा चुनाव हार गई। ओम प्रकाश यादव सांसद बन गए। यह वही ओम प्रकाश यादव थे जिन्होंने शहाबुद्दीन को जिनको कभी चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा था और जिन्होंने अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर न लगाने और मंगलसूत्र न पहनने की कसम दी थी। उसके बाद फिर से जेल में रहते हुए ही 2014 में शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहिबा को लोकसभा चुनाव में उतारा, पर हिना साहिबा दोबारा चुनाव हार गई। ये चुनाव परिणाम बता रहे थे कि सिवान के सुल्तान का समय ढलने लगा था, पर इसके बावजूद भी सिवान के लोगों ने सुल्तान का खौफ कम नहीं हुआ था। 2014 के साल में लोगों ने जहां में एक एक बार फिर से सिवान के तेजाब कांड को जिंदा कर दिया था। चंदा बाबू के बेटे राजीव अपने भाइयों की मौत के इकलौते चश्मदीद गवाह थे। वो शहाबुद्दीन के लिए खतरा बन गए थे। 19 जून 2024 को राजीव की गवाही होने वाली थी। इससे पहले कि 19 जून आता, राजीव को 16 जून 2014 को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। चंदा बाबू ने अपने तीनों बच्चे खो दिए। मामला कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार 9 दिसंबर 2015 को सिवान के कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सतीश और गिरीश की हत्या वाले मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। चंदा बाबू को लगा कि उनके बेटे को न्याय मिल गया है, पर बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन वाली सरकार बनी, साल 2016 में ही शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलने के बाद बताया जाता है कि शहाबुद्दीन 150 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ सिवान पहुंचे। टोल गेट से गुजरे, पर किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शहाबुद्दीन के साथ चल रही किसी भी गाड़ी से टूल की फीस लिया जा सके। जेल से निकलते ही शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए कहा कि वह परिस्थितियों का सीएम है। शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी। उन्हें तिहाड़ भेज दिया जाता है। शहाबुद्दीन को बड़ा झटका तब लगा जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तेजाब कांड मामले में निचली अदालत के उम्र कैद वाले सजा को बरकरार रखा। साल 2016 में एक पत्रकार राजदेव रंजन की भी हत्या कर दी जाती है। इसमें भी शहाबुद्दीन का नाम आया। राजदेव रंजन की मौत के बाद शहाबुद्दीन को सिवान जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया 1 मई 2021 को। तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली ने शहाबुद्दीन की कोविड से दिल्ली के अस्पताल में मौत हो जाती है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अपने पिता का शव सिवान ले जाना चाहा,
लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा भी उन्हें नहीं मिल सकी। शहाबुद्दीन कभी सीवान के साहिब कहे जाने वाले, सुल्तान कहे जाने वाले, अंत में उन्हें सीवान की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो यही थी हमारी आज की कहानी। हालांकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिबा ने इस बार भी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में भी उनकी जीत हासिल नहीं हुई। शहाबुद्दीन के बारे में जितनी भी बातें लोगों के मुंह से सुनी कही जाती है, हमने आपने जितनी भी बातें सुनी है, उसमें जितनी भी फैक्ट हमारे सामने थी अभी, उन तमाम चीजों का मैंने जिक्र किया है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको फैक्चुअल लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी इसी एक तरह की किसी नई कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।